हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जिया सर और आज मैं 9th क्लास मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको मालूम है, 9th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से बेसिक जितने भी रिलेटेड बातें हैं उन सभी का 2 वीडियो बन करके तैयार है, जिसे आप नंबर सिस्टम पार्ट 1 और नंबर सिस्टम पार्ट 2 के नाम से जानते हैं। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके पहले आप नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पार्ट देख लीजिए, उसके बाद फिर आप दूसरा पार्ट देख लीजिए और तब जा करके ये शुरू कीजिए, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। और हाँ, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए यदि अच्छा लगता है तो, और एक लाइक कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है ये नंबर सिस्टम का पहला एक्सरसाइज है और इसमें जो भी बेसिक बातें बताई गई है नंबर सिस्टम से उन सभी का यहाँ उपयोग हम लोग करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है 9th क्लास के बच्चों के लिए। तो पूरे वीडियो में आप बने रहिए, स्किप करके जाइए नहीं। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में एक्सरसाइज को ख़त्म करने का प्रयास किया जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के जो प्रॉपर्टीज हैं ये सभी नंबर सिस्टम वाले वीडियो में ऑलरेडी मौजूद है। उसमें ये बताया गया है कि परिमेय संख्या के अंतर्गत 0 भी आता है। तो हमारा आंसर होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल, आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के इक्वल नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आंसर में लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर क्या कहता है कि क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका भी जवाब लिखेंगे हाँ, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0 बाई एनी रियल नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो किसी भी 2 संख्या के बीच, चाहे वह परिमेय हो या अपरिमेय हो, उसके बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, अनंत अपरिमेय संख्या भी होता है। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वह है 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच कितना लिखना है, 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या लिखना है 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या है। उन अनंत परिमेय संख्याओं में से आपको कितना लिखना है, 6 लिखना है। बिल्कुल सही सुना आपने, केवल आपको 6 लिखना है। आपके पास संख्या कितने हैं, आपके पास संख्या है अनंत। उन अनंत संख्याओं में से आपको लिखना कितना है, मात्र 6 लिखना है। तो ये तो बहुत आसान है कि हमारे पास कोई चीज जो है वह अनंत है, अनलिमिटेड है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती और उसमें से मात्र 6 हमसे पूछा जा रहा है। तो ये बहुत सिंपल है। तो हम इसे 2-3 तरीके से आपको बता देते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप लिखेंगे। यदि ये संख्या दोनों क्या है, आपका प्राकृत संख्या है, 3 है और 4 है, इसके बीच प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या अनंत है। तो लिखने का एक तरीका यह है कि 3 से हमें बड़ा लिखना है और 4 से छोटा। तो आंसर में हम लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच, 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या क्या होगा, निम्न है। एक लिख सकते हैं हम 3.1, दूसरा 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 हो गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल। 3 के बाद डेसिमल दे करके हम कुछ भी अगर लिखते हैं तो वह 3 से बड़ा होगा, लेकिन वह 4 से छोटा है। तो ये 3.1 से लेकर 3.6 जो हमने लिखा, ये सभी संख्याएं जो हैं वह 3 से बड़ी हैं और 4 से छोटी हैं।
दूसरा मेथड एक देखिए, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। एक और मेथड आपको बता देते हैं। ये तो रहा केवल आपका नेचुरल नंबर अगर दिया हुआ है प्राकृत संख्या तो उसमें आप डेसिमल मिला दिए, लेकिन अगर डेसिमल में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, निगेटिव दिया हुआ है, तो उन सब में हम कैसे करेंगे। तो एक कॉमन रूल आपको बता देते हैं कि जितना निकालना हो, जितनी परिमेय संख्याएं आपको निकालनी हो उससे एक अधिक से आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। जैसे 3 को आप लिख सकते हैं 3 × 6 निकालना है तो 7 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए 21/7। ये जनरल मेथड है, ये सभी जगह लागू हो जाएगा। 3 और 4 के बीच 6 निकालना है तो जितना निकालना है उससे एक अधिक से ऊपर नीचे गुना करना है। तो 3 = क्या हो गया 3 × 7/7। दूसरा है 4, तो 4 × 7/7 तो ये हो जाएगा 28/7। अब देखिए 21 और 28 के बीच में 6 नंबर हैं, जैसे 22 है, 23, 24, 25, 26 और 27, और सब में डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वह क्या है 7 ही है, इसलिए आप फटाफट लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये एक जनरल मेथड है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं यदि हैं तो हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर हूबहू किताब के आंसर से हो। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि हमारा आंसर जो है वह जो दो दी गई संख्या है उस दोनों के बीच में होना चाहिए। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो रूल्स अभी आपको मैंने बताया उसी रूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, आपको जो रूल मैंने अभी बताया उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और नियम आपको बता दे रहे हैं, जो आपको इजी लगे वह निकालेंगे, क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं। उन अनंत में से किसी 5 को आपको यहां निकालना है। जैसे 3/5 है, रूल के हिसाब से हम क्या लिखेंगे 3/5 × 6/6। अभी आपको मैंने बताया कि जितना निकालना है उसके एक अधिक से ऊपर और नीचे गुना करना है। तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा और 6 × 5 = 30 नीचे हो जाएगा। उसी तरह 4/5 है तो 4/5 × 6/6 तो ये हो जाएगा 24/30। अब 18 और 24 के बीच में 5 परिमेय संख्या है, इसलिए लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं निम्न हैं। कौन कौन हो जाएगा 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा और ये परीक्षा में पूछता भी है। नेक्स्ट एक और मेथड आपको बता दे रहे हैं हम सेकेंड मेथड में। ये सेकेंड मेथड क्या, यही मेथड है लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस हम बदल दे रहे हैं। जैसे 3/5 है और 4/5 है, तो 3/5 को आप आराम से 30/50 लिख सकते हैं और 4/5 को आप आराम से 40/50 लिख सकते हैं। 10 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, बीच में 9 गो परिमेय संख्या है तो आप लिख सकते हैं 3/4, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कौन कौन हो गया, तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। एक आंसर ये हो गया। तो आप ऐसे करें या ऐसे करें, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे निकाल सकते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना ये है कि आप पहले जो है
डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ 3/5 और 4/5 है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी कि हर जो है वो अलग अलग है। तो पहले हम क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे और हर को बराबर करने के बाद तब ये नियम को हम लगाएंगे, बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये एक्सरसाइज 1.1 का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ 3 स्टेटमेंट है और तीनों स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें सत्य कौन है और असत्य कौन है। तो पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये सारी बेसिक चीज़ें जो है वह नंबर सिस्टम के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मौजूद है। आप पहले उस लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लीजिए, तब इस एक्सरसाइज को कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको और हर चीज़ समझ में आ जाएगा। मोटा मोटी आपको यहाँ बता देते हैं, प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। उसके बाद क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, यही प्राकृत संख्या में आप 0 को भी इंक्लूड कर लिए तो ये पूर्ण संख्या हो गया। यानी कहने का मतलब ये प्राकृत संख्या सभी इसमें है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, जैसे 1 से, प्राकृत संख्या 1 से हमारा शुरू हो रहा है, गिनती की संख्या 1 2 3 4, तो इसके परिवार से इसका परिवार बड़ा है, इसमें 0 इंक्लूड है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। तो जितने भी प्राकृत संख्या है सभी पूर्ण संख्या के ग्रुप में है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही है, ये सत्य हो गया। इसके बाद क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब गौर कीजिए, यहाँ पूर्णांक संख्या को देख लीजिए, यही जो पूर्ण संख्या है इसी में आप निगेटिव को मिला लीजिए तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तो अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए आप ध्यान से, प्रत्येक पूर्णांक यानी ये सभी संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो नहीं, ये देखिए तो ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है, -2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए इसको लिखेंगे असत्य। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का परिवार इससे भी बड़ा है, जैसे परिमेय संख्या लेंगे तो ये टोटल पूर्णांक भी आ जाएगा, यानी कि ये जैसे आप लिए -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, ये प्रत्येक पूर्णांक, इसके साथ साथ फ्रैक्शन भी 2/3 5/7 -1/2, ये सभी मिल करके परिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण, ये परिमेय संख्या 1/2 इसमें है नहीं है, ये -2 इसमें है नहीं है। तो सिंपल है कि अगर नीचे से हम ऊपर की ओर चलें तो सही होगा, और ऊपर जैसे सबसे छोटा संख्या का ग्रुप हम क्या बताए, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5, उसमें हम 0 को इंक्लूड किए, थोड़ा सा परिवार बड़ा हुआ, ये पूर्ण हो गया। तो प्रत्येक प्राकृत पूर्ण कहा जाए तो सही, प्रत्येक प्राकृत पूर्णांक कहा जाए तो सही, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय कहा जाए तो सही, लेकिन बड़े से छोटे की ओर आएंगे तब ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये भी हमारा क्या है, असत्य है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए, अब हम 1.2 शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों 1.2 में पहला क्वेश्चन जो है ये भी वही चीज है, ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जैसे पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब यहाँ से हमारा एक्सरसाइज 1.2 शुरू हो रहा है। 1 का 1 क्या कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप पिछले वीडियो में देख लिए होंगे। तो परिमेय जो होगा वह अपरिमेय नहीं होगा और अपरिमेय जो होगा वह परिमेय नहीं होगा, यानी कि जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके वह परिमेय और जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके वह अपरिमेय। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक, और दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों को यदि आप इंक्लूड करते हैं, एक फैमिली बनाते हैं, तो इसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या में आपका एक हिस्सा परिमेय है और दूसरा हिस्सा इसका क्या है, अपरिमेय है। ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, वास्तविक संख्या बनाता है। तो परिमेय भी वास्तविक और अपरिमेय भी वास्तविक, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, अब देखिए ये हो गया, मान लीजिए संख्या रेखा 0 1 2 इधर लिखे, -1 -2 लिखे, इधर सोन, इधर भी इनफाइनाइटली फैला हुआ है, उधर भी इनफाइनाइटली फैला हुआ है। तो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, इसका हर बिंदु जो है वह √m के रूप का होता है।
किसके रूप का होता है? रूट m का, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब जैसे देखिए प्राकृत संख्या, जैसे हमने क्या लिखा, मान लीजिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1 का तो रूट हमारा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 का रूट इसमें 1 और 2 के बीच में कहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का रूट हो जाएगा। फिर उसी तरह से मान लीजिए हम 3 का रूट लेते हैं, तो फिर 3 का रूट कहाँ आएगा? नहीं, तो ये आ जाएगा 1 और 2 के बीच में। अब है कि जो ये निगेटिव्स हैं या 0 है, ये किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। 0 जो है वह किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। उसी तरह से -1/2 यदि आप लिखते हैं, सपोज कीजिए यहाँ लिखते हैं -1/2, तो ये किस प्राकृत संख्या का वर्गमूल है? या उसी तरह से इधर यहीं भी हम लिखते हैं, मान लीजिए 1.5, ये किस प्राकृत संख्या का वर्गमूल है? तो स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी एक बिंदु, दो बिंदु नहीं, कोई पार्टिकुलर बिंदु नहीं, सभी बिंदु किसी न किसी प्राकृत संख्या के वर्गमूल को शो करता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। ये 0 के केस में भी फेल हो जा रहा है, निगेटिव के केस में भी फेल हो जा रहा है, फ्रैक्शन के केस में भी फेल हो जा रहा है। तो या आप 2 को ही देखिए, 2 और 0.1 को देखिए, 2.2 को देखिए। तो इस तरह से, जैसे 2 तो 4 का वर्गमूल है, लेकिन 2.1 किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब यहाँ वास्तविक संख्या आपको दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय नहीं होता, वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है और वास्तविक संख्या अपरिमेय भी होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। कह रहा है कि वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या, सारे वास्तविक संख्या को कहा जा रहा है अपरिमेय, तो ये गलत हो गया। और सारे वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 का पहला सत्य, दूसरा असत्य और तीसरा असत्य। सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। देखिए गौर से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसका? क्वेश्चन 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, जैसे 4 का वर्गमूल देखिए 2 परिमेय हो गया। उसी तरह से 5 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो वह परिमेय होगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 तो ये भी परिमेय होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, परिमेय भी होते हैं, जैसे ये परिमेय हो गया। अब √5 लिखेंगे तो वह अपरिमेय हो जाएगा। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। तो हमने यहाँ आंसर लिख देंगे नहीं, और उदाहरण में √4, √9, √16 कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये क्या है? परिमेय है। तो इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। तीसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को आप किस प्रकार निरूपित करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हम केवल √5 को ही नहीं, हम किसी तरह के भी संख्या जो रूट के अंदर है उसको संख्या रेखा पर दिखाना सिखा देते हैं। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 1.2 का। कह रहा है कि आप संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित कीजिए। तो हम √5 को ही नहीं, हम √2 को भी प्रदर्शित करना आपको सिखा देते हैं, √3 को, √6 को, √7 को, सबको हम एक साथ बता देते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप सभी प्रश्नों का हल आसानी से कर सकें। जैसे देखिए √5, तो √5 का वैल्यू होगा कहाँ? तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि √4 = 2 और √9 = 3। तो अब इसके बीच में जो भी संख्या जैसे 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, इसका जो वर्गमूल होगा वह 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। इसका वर्गमूल 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो इसको हम जब संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो निश्चित रूप से इसका वैल्यू जो है वह 2 से बड़ा आएगा और 3 से छोटा आएगा। 2 से बड़ा आएगा और 3 से छोटा आएगा, यानी इसका पोजीशन इसमें बनेगा।
तो हम क्या करेंगे, एक लाइनिंग खींचेंगे स्केल से और इस पर ये मेजरमेंट हम एकदम इक्वल देंगे, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे 2 पर, चूंकि हमको 2 के आगे जाना है इसलिए 2 तक पहले जाएंगे। ये जो 1 यूनिट लेंथ लिए हैं उतना ही लेंथ यहाँ मेजर करके लिख देंगे। अब 0 को इससे हम मिलाएंगे, ये हम 0 को इससे क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब गौर कीजिए ये एक राइट ट्रायंगल बन गया जिसकी ये भुजा जो है वह 2 है और ये भुजा 1 है। तो ये जो कर्ण होगा जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसकी लेंथ क्या होगी, तो ये होगी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 4 + 1 = √5। तो ये हो जाएगा आपका √5। तो इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करेंगे। अब है कि हमारा रेखा तो ये है और हमने दिखा दिया लेंथ यहाँ, कोई बात नहीं है। आप प्रकार को उठाइए और इसको यहाँ रखिए 0 पर और इसको मेजर कीजिए और इसको ले आकर के यहाँ पर मिला दीजिए। ये हो गया आपका √5, ये हुआ रूट आपका 5। इस तरह से यहाँ से ये दूरी आपको √5 को शो करेगा। अब इसी तरह √6 है, √7 है, √8 है, उस सारे को हमको ऐसे ही दिखाना होगा। फिर √5 पे हम परपेंडिकुलर करेंगे और दिखाएंगे। तो ये आपका आंसर 3 का हो गया। एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि मैं केवल यही चीज़ आपको नहीं बताऊंगा, मैं सारे नंबर को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सिखा देता हूं। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम √2, √3, √6 और √7 को दिखाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है √2, √3, √6 और √7। ये एक्सरसाइज का नहीं है लेकिन ये सीखना आपके लिए जरूरी है। तो क्या करेंगे आप, एक यहाँ से लेंथ एक स्केल से एक लाइनिंग खींचेंगे। ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन, इसको संख्या रेखा है तो आगे तक बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे 0 से 1 की जो यहाँ 2 ले लीजिए। ये जो मेजरमेंट है इसको 0 से 1 की जो दूरी है उतना ही दूरी, सेम डिस्टेंस ये और ये लेना है। अब इसको आप मेजर करेंगे। देखिए ये राइट ट्रायंगल बना, इसका जो ये हाइपोटेनस है तो ये कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया √1 + 1 यानी √2। तो ये लेंथ जो होगा वह हो जाएगा √2। अब इसको हम मेजर करके ऐसे ऐसे ले आकर के मिला देंगे। यहाँ हमारा हो गया √2। ये लेंथ 0 से 1 की जो दूरी है यही लेंथ हम ऐसे प्रकार से मेजर करेंगे, इसको यहाँ काटेंगे। ये हो गया हमारा √2। अब √3 दिखाना है तो √3 के लिए आप √2 पर एक परपेंडिकुलर डालिए और जितना मेजर 0 से 1 तक है उतना ही इसको लेना है, ये ध्यान रखना। अब इसको आप मिला दीजिए। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा √3। फिर इसको मेजर करके ले आके यहाँ काट देंगे, ये हो जाएगा आपका √3। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा √2 और √3। अब हम आपको √5 और 6 बताते हैं। एक बार इसको फिर रिवाइज कर लीजिए। आप संख्या रेखा एक खींचिए, रेखा कोई, यहाँ 0 दे दीजिए, यहाँ 1 दे दीजिए। ये जितना सेंटीमीटर आप लिए हैं यहाँ पर एक लाइन लंब डालने के बाद उसको जितना ये है उतना ही नाप के यहाँ से काट दीजिए। इसको आप मिला दीजिए। ये अब जितना लेंथ होगा ये √2 हो जाएगा। इसको प्रकार से ऐसे मेजर करके ले आके नाप के यहाँ √2 लिख दीजिए। आपका √2 बिल्कुल सही हो गया। √3 करना है तो इतना काम करना ही पड़ेगा। इतना करने के बाद फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए और ये लेंथ उतना ही रखना है जितना 1 से 0 की दूरी है। अब फिर इसको ले आकर के मिलाइए। ये जो मेजर होगा ये हो जाएगा √3। इधर आपका √2 है, ये 2 है और यह संख्या रेखा ऐसे चला गया। अब सवाल है कि ये √3 कैसे हुआ, तो गौर कीजिए। यहाँ से ये दूरी जो है आपका √2 है और ये दूरी 1 है, तो √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया आपका √3। तो ऐसे आप √2 और √3 को शो करेंगे। जब भी √3 को शो करना हो √2 को पहले दिखाना पड़ेगा, तब √3 को दिखाएंगे। अब हम आते हैं √5 पर। तो √5 के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे सेम इसी तरह से। अभी तो √5 आपको दिखाए हैं, √6 को आइए दिखाते हैं कि √6 कैसे करेंगे। यहाँ 0, यहाँ देंगे 1, यहाँ सेम डिस्टेंस मेजर करके यहाँ देंगे 2, यहाँ दे दीजिए 3, इसको आगे कर दीजिए। अब हमें दिखाना क्या है, √6। तो हम जानते हैं कि √6, √7 और √8 ये सभी जो होगा वह 2 से आगे और 3 से पहले होगा। तो हम 2 पे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे डालेंगे और इसका लेंथ उतना ही लेंगे जितना 1 यूनिट लिए हुए हैं। दोनों के बराबर नहीं, 1 यूनिट।
और यहाँ काट देंगे और इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो दूरी होगा ये आपका हो जाएगा √5। तो इसको ले आकर के ऐसे मिला दीजिए, ये हो गया √5। अब √5 पे एक परपेंडिकुलर डालिए और इसका भी 1 यूनिट लेंथ ले लीजिए और इसको ले आकर के मिलाइए और इसको नाप करके इस पर काटिए, ये हो जाएगा आपका √6। सेम इसी तरह से आपको √7 करना है तो √6 पे लंब डालिए और इसको ले आकर के मिलाइए और ये काटिए, रूट हो जाएगा 7, फिर √8। तो आखिर ये लेंथ हमारा √5, √6, √7 हुआ कैसे, ये देखिए, ये 2 दूना 4 और 1 इकाई 1, 5 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे √5 का तो 5 जोड़ 1 6 हो जाएगा। इसी तरह से स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी संख्या को अगर रूट के अंदर दे करके और संख्या लाइन पर उसको नंबर से लाइन पे पूछता है तो आप जरूर बना लेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को देखा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे एजुकेशनल वीडियो। तो आज का क्लास आपका यहीं ख़त्म होता है। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। और चलते चलते यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब वाले बटन को टच कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं, बाय।